हेल्थ गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा। घर की रौनक होती है बच्चों से। यदि बच्चे ही बीमार पड़ जाएं तो पूरे घर की रौनक कहीं गुम हो जाती है। इसलिए बच्चों का स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। आज हम बात करेंगे बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर। तो चलिए करते हैं अपने हेल्थ गुरु की शुरुआत। तो आज बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर हम बात करेंगे। बाल शल्य चिकित्सक हमारे साथ है डॉक्टर सौरभ गर्गे, जो इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। जानना चाहेंगे सबसे पहले आप कि बच्चों को शल्य चिकित्सा की जरूरत कब पड़ती है और ये जो शल्य चिकित्सक होते हैं किस तरह से उपचार करते हैं? शिशु शल्य चिकित्सक एक वह विशेषज्ञ होते हैं जो नवजात शिशु से लेकर 18 वर्ष की आयु तक के सभी शिशुओं के शल्य चिकित्सक से संबंधित उपचार करते हैं। जैसे हृदय रोग संबंधी उपचार हृदय रोग विशेषज्ञ करते हैं, मूत्र रोग संबंधी विशेषज्ञ मूत्र विधा का उपचार करते हैं। उसी तरह बच्चों के शल्य चिकित्सक संबंधी जितने भी विकार हैं उनका उपचार करने के लिए शिशु शल्य चिकित्सक विशेषज्ञ होते हैं। सर, आपने कहा कि शल्य चिकित्सक जो होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि किस तरह की सर्जरी होती है और सर्जरी में आमतौर पर कितना टाइम लगता है? शिशु शल्य चिकित्सा यूजुअली जन्मजात विकारों के लिए एवं एक्वायर्ड कोई भी बच्चे को रोग हो उसके लिए की जाती है। यह विधा जो है वो जन्मजात विकार जैसे कि लैट्रिन का रास्ता न बनना या फिर खाने का रास्ता न बनना या फिर हर्निया, हाइड्रोसील, पेशाब संबंधी परेशानियां, गुर्दे संबंधी परेशानियां, छाती के रोग एवं सर से पैर तक सभी शिशु रोग जो कि शल्य चिकित्सा से ठीक किए जाते हैं उन विकारों का उपचार करने में समर्थ हैं। जी, यानी कि जो जन्म के साथ विकार लेकर बच्चे उत्पन्न होते हैं सर्जरी के माध्यम से आप उन्हें स्वस्थ कर देते हैं। तो सर, अब ये जानना है कि जब सर्जरी की जो कंडीशन होती है, क्योंकि बड़ों की सर्जरी तो बहुत आसान होती थी, तो क्या बच्चों की सर्जरी भी पूरी तरह सुरक्षित है? जी, आजकल जैसे जैसे चिकित्सकीय सारे मेथड्स मॉडर्नाइज हुए हैं वैसे ही वह सेफ भी होते जा रहे हैं, सुरक्षित भी होते जा रहे हैं। जन्मजात जो नवजात शिशु है उनकी भी सर्जरी आजकल बहुत से की जाती है और उसी के लिए हम लोगों को पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। अथक ट्रेनिंग के बाद ही हम लोग यह उपचार करने में समर्थ होते हैं। उसके अलावा मॉडर्न उपकरण, मॉडर्न एनेस्थेटिस्ट और मॉडर्न दवाइयाँ, इन सभी कारणों से शिशु शल्य चिकित्सा एकदम सुरक्षित हो गई है। अब तक सर सुनने में आया है कि बड़ों में ही दूरबीन से सर्जरी की जाती थी, तो क्या बच्चों के लिए भी ये प्रोसेस शुरू हो चुका है? जी, जैसा मैंने अभी आपको पिछले सवाल में भी बताया कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वह रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, वैसे वैसे मॉडर्नाइजेशन चिकित्सकीय पद्धतियों में होता जा रहा है। उसी के अंतर्गत जो नन्हे शिशु हैं जिनमें की परेशानियाँ यह रहती कि हमें स्पेस कम मिलता है, उस कारण से हमारे पास छोटी दूरबीनें, छोटे उपकरण एवं छोटे साइज की सभी औजार हमारे पास उपलब्ध रहते हैं जिनका कि हम उचित रूप से बच्चों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रेनिंग हमें मिलती है, जिसमें हम स्पेशलाइज होते हैं, जिसके कारण ही शिशु शल्य चिकित्सक एक अलग विधा के रूप में उत्पन्न हुई है, वो हमें इतना अच्छे से कराई जाती है कि आजकल दूरबीन पद्धति से भी सारे रोगों का इलाज अच्छे से बच्चों में भी किया जा सकता है। दूरबीन पद्धति के बारे में एक और चीज़ जो कि सब जानते हैं जोड़ना चाहूँगा कि उसके कारण बच्चों का रिकवरी ऑपरेशन के बाद, उनका जो दर्द ऑपरेशन के बाद ये बहुत कम होता है और इस कारण से दूरबीन पद्धति बच्चों में भी उतनी ही कारगर है जितनी कि बड़ों में है। जी सर, बच्चों में हार्निया की भी समस्या हो जाती है, तो हार्निया के इलाज के लिए भी क्या सर्जरी जो है वो उपयुक्त मानी जा सकती है? जी, यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि अमूमन जो पालक रहते हैं वह बड़ों के हर्निया विशेषज्ञ के पास ही बच्चों का हर्निया का इलाज कराने भी जाते हैं, पर यह कहना चाहूँगा कि बच्चों का हर्निया और बड़ों के हर्निया में बहुत असमानताएं हैं। बच्चों का हर्निया जो रहता है वो मांसपेशी की कमज़ोरी के कारण नहीं पर एक जन्मजात प्रोसेस के कारण होता है जो कि अंडकोश के नीचे उतरने की प्रोसेस रहती है। उसके अंतर्गत एक झिल्ली जो आंतों के आसपास डेवलप हो रही होती है, उसके शेष रह जाने के कारण हर्निया एवं हाइड्रोसील बच्चों में उपलब्ध होता है। बच्चों में क्योंकि यह मांसपेशी की कमज़ोरी के कारण नहीं होता, इसलिए कोई भी जाली लगाने की या मैश लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह एक बहुत ही आसान सी सर्जरी से इनका उपचार संभव है।
इसके अलावा यह भी बताना चाहूँगा कि बड़ों में हर्निया का रुकने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन बच्चों में हर्निया के रुकने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण बच्चों को जान की स्थिति भी बन सकती है। इस कारण से ही बच्चों के हर्निया को बहुत ज़्यादा डिले करने का सोच है वो बहुत ही ख़राब है। बड़ों में हर्निया डिले हो तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, पर बच्चों में हर्निया का डिले करने से बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा रहता है। जी, ये बात आपने बहुत अच्छे से बता दी कि बड़ों के हार्निया और छोटे के हार्निया में, बच्चों के हार्निया में बहुत फ़र्क होता है और हमें एक विशेषज्ञ के पास ही बच्चों की सर्जरी करानी चाहिए। सर, अब सवाल ये उठता है कि एक बहुत कॉमन सी जो समस्या होती है वो है यूरिनरी इन्फेक्शंस की, तो उसमें भी क्या सर्जरी कारगर है? जी देखिए, यूरिनरी इन्फेक्शन एक बहुत कॉमन परेशानी है जिससे बच्चे हमेशा जूझते रहते हैं। उसमें जो बेसिक कारण है वो बच्चों का, जो हम सभी जानते हैं कि बच्चों का कम पानी पीना या उनका कब्जियत होना, वह एक मुख्य कारण रहता है। परंतु एक दो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आइसोलेटेड, उसमें हमें बच्चों के पानी की मात्रा बढ़ाना चाहिए एवं उनके हाइजीन की, पर्सनल हाइजीन की, कि जननांग की सफाई ठीक से हो, वह अपनी सफाई वो ठीक से रखें, उसका देखभाल करनी चाहिए। परंतु यही अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मल्टीपल टाइम्स हो रहे हो, जैसे कि 3 महीने में 2-3 एपिसोड हो जाए या 6 महीने में 3-4 एपिसोड हो जाए, और ऐसे कि जिनमें कि बुखार आए और उनको भर्ती करने की आवश्यकता पड़े, तो ऐसे में बहुत आवश्यक है कि उनकी सोनोग्राफी करा के हमको और भी कोई जन्मजात जो विकृतियाँ हैं, जैसे कि गुर्दे से रिलेटेड या पेशाब की नली से रिलेटेड, उनको रूल आउट किया जाए। क्योंकि अगर सिर्फ यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन का इलाज लेते हुए हम यह चीज़ कंटिन्यू करेंगे तो आगे चल के उनका गुर्दा खराब होने की और गुर्दे के काम करने की क्षमता कम होने की आशंका है, जो कि अभी नहीं, बच्चा जब 18 साल का अपने ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाएगा तब उसके गुर्दा खराब होने की और किडनी ट्रांसप्लांट और ऐसी सब बीमारियों की आवश्यकता पड़ सकती है। तो उनकी रोकथाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि सोनोग्राफी से हमें जन्मजात विकृतियां मालूम पड़े और उनका सही इलाज होकर गुर्दे की काम करने की क्षमता पे कोई प्रभाव न पड़े। सर, बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी बहुत ज़्यादा देखने सुनने को मिलती है, तो उसके लिए किस तरह से उपचार किया जाता है? बच्चों में कॉन्स्टिपेशन भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। यह कॉमन प्रॉब्लम में 2 विडंबनाएं हैं। एक विडंबना तो यह है कि यह पाश्चात्य संस्कृति का अंगीकरण करने का एक ज्वलंत एग्जाम्पल है। दूसरा यह है कि यह कोई रोग नहीं, ये टोटली प्रिवेंटेबल व्याधि है। इसमें जो प्रिवेंशन के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सिर्फ सिंपल आहार और टॉयलेट ट्रेनिंग। हम देखते हैं कि कई बार बच्चा जब माँ के दूध से ऊपर का खाना लेना शुरू करता है तब लोग बच्चे को सीधे माँ के दूध के बाद ऊपर के आहार में मैदा, आलू, चावल, ये सारी चीज़ें अधिकता से देते हैं। उसके अलावा कोई भी चीज़ में अगर उनको अपना प्यार दिखाना रहता है तो एक 10 रुपए का कुरकुरे का, चिप्स का पैकेट देके दादा, नाना, पापा, चाचा सब लोग अपना प्यार दिखाते हैं। ये सारे जो आहार हैं वह बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और आगे चल के वही कॉन्स्टिपेशन का जनक बनते हैं। बच्चे की पॉटी इसके कारण कड़क होती है, जिसके कारण बच्चे को मल पास करने में दर्द होता है और वो हम आगे मल पास करना और अवॉइड करता है, जिसके कारण ये समस्या और बढ़ती जाती है। इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि बच्चे को सही मात्रा में पानी, सही मात्रा में फाइबर और सही मात्रा में खाना दें और पैक्ड फूड से उसको पूरी तरह से दूर रखें। जी बिल्कुल, जंक फूड का ज़माना है और लोगों को लगता है कि जंक फूड देकर हम बच्चों को खुश कर सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए काफ़ी घातक हो सकता है, ये जैसा कि आपने बताया। सर, अब सवाल ये उठता है कि कई बार बच्चे कुछ ऐसी चीज़ों के आदी हो चुके होते हैं जिससे उनको तृप्ति मिलती है, कुछ ऐसे फूड भी वो खाते हैं जो कि मैदे के बने होते हैं, तो क्या उससे भी उन्हें आगे चलकर विकार हो सकता है, उन्हें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? देखिए, मैं हमेशा अपने जो पालक रहते हैं उनको एग्जाम्पल देता हूँ कि कोई भी चीज़ का हर बार एक अच्छा अल्टरनेटिव रहता है। जैसे मैदे की अगर चीज़ें उपलब्ध हैं तो उसको और मैदा बेसिकली गेहूं का रिफाइंड प्रकार है, उसकी बजाय मोटे आटे की चीज़ें खुद घर पे दी जा सकती हैं। आटे के बने हुए प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, मैदे के बिस्किट की बजाय बेकरी से जो आटे के प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई भी चीज़ अगर हम मैदे की दे भी रहे हैं तो उसके अंदर हम सब्जियां या फाइबर डाल के उसका एक काट भी उसके साथ ही दे सकते हैं। और ये सब आदतें जो लगनी है वो आदतें लगने का एक समय होता है। हम देखते हैं कि कई बार बच्चा जो स्कूल से नहीं सीखता है वो पहले ही अपने पालकों से सीख चुका होता है। तो मुझे लगता है कि यह चिप्स, कुरकुरे, मैदा, बिस्किट ये सब खाने की आदत अगर उन्हें अपने सहपाठियों से या मित्रों से लगती है
तो उसको छुड़ाना एक हमारी जवाबदारी है। परंतु ये आदतें उनको घर से नहीं लगनी चाहिए। और हर चीज़ का कहने का तात्पर्य यही है कि हर चीज़ का एक हेल्दी अल्टरनेटिव उपलब्ध है। मैदे की बजाय आटा दे सकते हैं, आटे की बजाय मोटा आटा दे सकते हैं। ऐसे ही हर चीज़ का एक अल्टरनेटिव उपलब्ध है जिसको कि सहजता से अपने रूटीन में शामिल किया जा सकता है। जी सर, बच्चों की आदत होती है कभी पेट दर्द करना, कभी कृमि की वजह से शिकायत करना, या कभी भूख नहीं लग रही है ये बोलना, तो ये बहुत आम से लक्षण है। तो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स का इस ओर ध्यान नहीं जाता। फिर ये हम कैसे जाने कि बच्चों को वास्तव में शल्य चिकित्सा की आवश्यकता है? किस तरह की जाँच होती है? जो सबसे कॉमन कारण है आंतों से रिलेटेड बीमारियों का, उसका मूलभूत परेशानी कहीं ना कहीं आहार और मल ठीक से ना निकलना ही होता है। अगर आहार हम संतुलित रूप से, जिसमें कि मेरे हिसाब से दही, फाइबर, पानी सही मात्रा में अगर दिया जाए तो पेट संबंधी बीमारियों से कई हद तक बचा जा सकता है। इसके अलावा अगर टॉयलेट ट्रेनिंग ठीक से की जाए तो बच्चे को मल पास करने में दिक्कत नहीं होगी। अमूमन हम देखते हैं कि माता पिता बोलते हैं कि बच्चे को भूख नहीं लगती है। उन्हें यह समझना होगा कि बच्चे को भूख स्पेशल प्रकार की चीज़ों की लगती है। आप उन्हें सिर्फ बोरिंग रोटी सब्जी खिलाने की कोशिश करेंगे तो वो शायद ना खाएं। आपका एक कर्तव्य बनता है कि उनका जो रूटीन का खाना है उसको आपको इंटरेस्टिंग बनाना है। वही चीज़ें जो आप उनको रोटी सब्जी के रूप में दे रहे हैं उसको इंटरेस्टिंग बना के आपको किसी तरह उनको जो चीज़ उनको भाती है उस रूप में अट्रैक्टिव बना के देना चाहिए, जिसके लिए आजकल कई YouTube चैनल्स उपलब्ध हैं, कई ऑनलाइन चीज़ें उपलब्ध हैं जिसमें कि आप कैसे बच्चे को खाना अच्छे से दे सकते हैं, वही चीज़ें कैसे उनको इंटरेस्टिंग बना के दे सकते हैं, यह चीज़ उसमें बताई जाती है। आहार के बाद, अगर आहार देने के बाद भी अगर बच्चा कॉन्स्टिपेटेड रहता है और उसका कॉन्स्टिपेशन फिर भी नहीं ठीक होता है तो ज़रूर शल्य चिकित्सक के पास आपको जाना चाहिए, जो कि जो बड़ी बीमारियां हैं आंतों से रिलेटेड उसको वो रूल आउट कर सकते हैं। बट पहले आपको बच्चे में खोट ना देखते हुए यह देखना ज़रूरी है कि वह ठीक से हम उसको आहार दे रहे हैं कि नहीं। अपनी तरफ से हमारी गलतियों को रूल आउट करने के बाद ही शिशु शल्य चिकित्सक के पास जाके दूसरी बीमारियों के बारे में खोजबीन करना शुरू करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपसे बातों का सिलसिला जारी रहेगा। हम उनसे जान लेते हैं कि किस तरह से शल्य चिकित्सा होती है और कितने तरह की ये चिकित्सा होती है। सर, इस सर्जरी के बारे में हमें थोड़ा सा समझाएं। बच्चों की जो शल्य चिकित्सा होती है वह सर से पैर तक कई रोगों के लिए की जाती है। जो शिशु शल्य चिकित्सक रहते हैं वह मस्तिष्क रोग की समस्याएं, जैसे कि सर में पानी ज़्यादा बढ़ना, उसका इलाज करते हैं। फेफड़े की समस्याएं, जैसे कि फेफड़े में अगर सिस्ट हो जाए या फेफड़े में अगर निमोनिया के बाद इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी दूरबीन से सर्जरी एवं चीरा लगा के सर्जरी। सांस संबंधी कुछ दूसरी परेशानियां जिसके कारण परेशानियां उत्पन्न होती है उसकी शल्य चिकित्सा। ईसोफेगस या फिर खाने की नली से संबंधित बीमारियां, उनका इलाज। ऐसे ही पेट संबंधी सारी बीमारियों का इलाज शिशु शल्य के चिकित्सक के द्वारा किया जाता है, जिसमें कि पित्ताशय या फिर लिवर, बिलियरी ट्रैक्ट, अग्नाशय या पैंक्रियास, मूत्र रोग विशेषज्ञ, मूत्र रोग जैसे कि गुर्दा, पेशाब की नली, पेशाब की थैली, पथरियाँ, इन सब रोगों का इलाज शिशु शल्य चिकित्सक अपनी विशेषज्ञता से करते हैं। जी, यदि मैं बात करूं सर आपके हॉस्पिटल की, तो वहाँ की क्या विशेषता है और वहाँ पर ऐसी क्या खूबियाँ हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि वहाँ पर ये जो चिकित्सा है वो बहुत आसानी से हो सकती है? हमारा जो अस्पताल है वह लेवल 4 NICU अस्पताल है। वह हमारे पास लेवल 4 NICU का अगर मैं अर्थ बताऊं तो ऐसा कि जहाँ पे कि इको, कार्डियक फैसिलिटीज़, सारी नर्सेज जो पारंगत हैं, एक पीडियाट्रिक सर्जन जो हमेशा, या शिशु शल्य चिकित्सक जो हमेशा उपलब्ध रहता है, एक शिशु रोग विशेषज्ञ जो हमेशा उपलब्ध रहता है, एक नियोनेटोलॉजिस्ट या फिर नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ जो हमेशा अपनी उपलब्धता देते हैं। इसी प्रकार से बच्चों के एनेस्थेटिस्ट और बच्चों से संबंधित सारी इंस्ट्रूमेंटेशन एवं बेहोशी वाली दवाएं या बेहोशी वाली गैसेस हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। यह जो अस्पताल है वह स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं, जो कि हमारे यहाँ उचित मात्रा में एवं उचित दाम पे आसानी से उपलब्ध है। हम लोग PICU में बोस्ट करते हैं कि वहाँ पे 24 घंटे एक शिशु रोग विशेषज्ञ बच्चों की निगरानी के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा जो अपोलो अस्पताल है उसका नाम जो है वह इसीलिए ही फेमस है क्योंकि वह क्वालिटी में विश्वास करते हैं, और क्वालिटी बच्चों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी विधा का इलाज हम जो बच्चों में करते हैं
उसके अंदर हमें अपना 100% देना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि जितना अच्छे से हम इलाज करेंगे उनमें अगर 1% भी हम इनपुट देते हैं तो बच्चों की तरफ से जो आउटपुट निकलता है वो हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। जी सर, अब सवाल एक मन में ये भी उठ रहा है कि सर्जरी कराने के बाद क्या जन्मजात विकार पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं या उनके रिपीट होने का चांस होता है, या फिर सर्जरी बार बार कराने का आप सजेशन भी देते हैं? देखा जाए तो यह हमारी सुपर स्पेशलिटी की सबसे बड़ा विशेषता है कि वह विकार जो हम ठीक करते हैं जन्मजात रूप से, वह विकार ऐसे हैं जिनका कि फॉलोअप हमें 80 ईयर्स तक देखने को मिलता है। हम जैसे जो खाने की नली बनाते हैं या लैट्रिन का रास्ता बनाते हैं, उनका उपयोग बच्चा पूरे 80 साल तक करता रहता है, और एक बार अगर विशेषज्ञ के हाथों यह सर्जरी अच्छे से की जाती है तो पूरी तरह से बच्चा नॉर्मल हो जाता है। वह उनको 1-2 फॉलोअप के बाद ज़्यादा फॉलोअप देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और पूरी तरह से यह रोग ठीक हो जाते हैं। जी, ये बहुत अच्छी आपने बात बताई कि यदि माता पिता किसी उम्मीद से आ रहे हैं कि बच्चे की सर्जरी के बाद बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा, तो सर्जरी के बाद वो निश्चित रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। सर, अब अंतिम सवाल ये है आपसे कि आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से बच्चों को स्वस्थ रखा जाए, और यदि बच्चों में कुछ ऐसे सिम्टम दिख रहे हैं जिससे वो अस्वस्थ हैं, तो शल्य चिकित्सा के पहले कौन कौन सी प्रोसेस हैं, किस जाँच से बच्चे को गुजरना होता है? बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें आहार ठीक से दिया जाए। बढ़ते बच्चों में कई बार हम ये देखते हैं कि एक कॉमन पूल खाने का बनता है, जिसमें से कि सबकी कैपेसिटी के अनुसार बच्चों में भी खाना वो दिया जाता है, जबकि सबकी रिक्वायरमेंट, दादाजी भी उसी में से खाना खाते हैं, पापा भी उसी में से खाना खाते हैं, पर बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है वो दादाजी और पिताजी और बाकी जो परिवार वाले जन हैं उनसे बिल्कुल अलग है। उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट, उनकी विटामिन रिक्वायरमेंट, उनकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स जो बढ़ते बच्चे की रिक्वायरमेंट्स है उनसे बिल्कुल अलग है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि बच्चों को एक प्रॉपर मात्रा में प्रोटीनेशियस डाइट देना बहुत ज़रूरी है, जो कि न्यूट्रिएंट युक्त हो। उन्हें रंग बिरंगी सब्जियां देनी चाहिए, रंग बिरंगे फल देने चाहिए, जिससे कि उनके अंदर विटामिन की मात्रा सही बनी रहे। उन्हें अलग से प्रोटीन रिच सोर्सेज जैसे कि दालें, मूंगफली, बेसन, ये वाली चीज़ें देनी चाहिए, जिससे कि उनका प्रोटीन कंटेंट अच्छा रहे। प्रोटीन कंटेंट अच्छा रहेगा, अगर फाइबर डाइट अच्छी रहेगी और पानी अच्छा पिएंगे, तो उनके जो मूत्र का तंत्र है या फिर खाने का तंत्र है वो हमेशा ठीक रहेगा और आगे कोई रोग होने की संभावना नहीं रहेगी। जो जन्मजात जो रोग रहते हैं, वह अगर यह सब खाने पीने में देखभाल रखने के बावजूद बच्चे को तकलीफ़ें रहती हैं, उसके बाद रोगों के अनुसार हम लोग सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, अलग अलग प्रकार के स्पेशलाइज्ड वो करते हैं, जिससे कि हम डायग्नोस कर सकें कि परेशानी बच्चे में है कि उसके लालन पोषण में है। अगर बच्चे में परेशानी होती है तो समय से अगर पालक हमारे पास आते हैं तो उसका सही इलाज करके हम पूरी तरह से बच्चे को स्वस्थ करने में सक्षम हैं। जी, और शल्य चिकित्सा के बाद कितने दिन और बच्चे को आराम करना होता है? आमतौर पर ये जो प्रिकॉशंस रखने का आप कहते हैं, ये कितने दिनों का होता है पीरियड? फिर ये उस पर डिपेंड करता है कि कौन से प्रकार की सर्जरी हो रही है। जो रूटीन सर्जरी जैसे हर्निया, अनडिसेंडेड टेस्टिस, अंडकोश को नीचे लाना, या फिर हाइड्रोसील, यह बीमारियों में नॉर्मली हमारे बच्चे जैसे ही रिकवर होते हैं वो खुद ब खुद अपना खेलना कूदना चालू कर देते हैं और हमें उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि उन्हें कितने दिन बिस्तर पे रहना है। वह खुद ही अपनी एक्टिविटीज़ पूरी तरह से चालू कर देते हैं। बच्चों की रिकवरी अमूमन हमने देखा है कि बड़ों से जल्दी होती है और बड़ों से और अच्छी होती है, क्योंकि उनके टिश्यू की जो हीलिंग कैपेसिटी है, उनके अंदर कोई दूसरी व्याधियां जैसे ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या कोई भी एक्वायर्ड चीज़ें जैसे धूम्रपान, अल्कोहलिज्म, ये सब चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती। तो उनके जो टिश्यूज़ हैं वह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और उनकी रिकवरी बड़ों से बहुत अच्छी होती है। और मोस्टली प्रिकॉशंस बहुत कम लेने की ज़रूरत रहती है। हम बच्चों को उनके मुताबिक ही छोड़ देते हैं, जिसमें कि बच्चे सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। जी, हमसे बात करने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आशा करते हैं कि आज की चर्चा से दर्शकों को काफ़ी लाभ मिलेगा। धन्यवाद। तो अब हेल्थ गुरु का सफ़र बस इतना ही। किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात, कीजिए इंतज़ार। नमस्कार।